शेयर कर पाते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर अलाउइंग अस टू डू दैट. तो आज इस डिस्कशन में हमारे साथ ऑफ कोर्स द ऑनरेबल सीएम तो हैं ही, उनके साथ साथ तिलक वर्मा द एस क्रिकेटर. वी ऑल्सो हैव किरण शाह द फाउंडर ऑफ गो जीरो आइसक्रीम्स. वी ऑल्सो हैव अर्जुन देशपांडे. 16 साल की उम्र में इन्होंने एक व्यवसाय की स्थापना की जिन्होंने कंप्लीटली भारत की जो स्वास्थ्य अवस्था है उसमें गेम चेंजर के रूप में वो आगे बढ़े. और साथ ही साथ हमारे साथ दिलीप भी हैं, द CWG गोल्ड मेडलिस्ट. एक बार जोरदार तालियां इस पैनल के लिए प्लीज. तो सर शुरू करते हैं. मुझे आपसे सबसे पहले ये पूछना है कि ये जो हमारा डायस है, एक से बढ़कर एक यूथ आइकन्स यहाँ पर हैं और सबके करियर पाथ कहीं ना कहीं हमें एक अंदाजा तो है कि किस तरीके से क्रिकेटर बना जाता है, किस तरीके से एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं, किस तरीके से एक गोल्ड मेडल आप ला सकते हैं चेस में. लेकिन आज युवा पॉलिटिकल करियर्स में भी उतना ही इंटरेस्ट रखता है. तो मैं आपसे सबसे पहले यह पूछना चाहूंगी कि हाउ डज वन बिकम द सीएम ऑफ महाराष्ट्र? सबसे पहले तो मैं मंथन फॉर युवा को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि हमारे युवाओं की जो बात है उसको सामने लाने का काम मंथन फॉर युवा ने किया है. और ये जो सारे मेरे साथ बैठे हुए इनक्रेडिबल लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में युवाओं को प्रेरित किया है, इन सभी को इस मंच पर लाने का काम मंथन फॉर युवा ने किया है. और आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि व्यक्ति मुख्यमंत्री कैसे बनता है. वैसे तो हिंदी फिल्म में अनिल कपूर एक दिन के भी नायक बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है. देखिए, इस देश में हमारे संविधान ने लोकतंत्र दिया है और इस लोकतंत्र की खूबी यह है कि जो देवेंद्र फडणवीस कभी ये भी नहीं सोच सकता था कि वो कॉरपोरेटर बनेगा, वो मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचा. या गुजरात के रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला बच्चा देश का प्रधानमंत्री बन गया. तो ये ताकत भारत के संविधान की ताकत है, ये भारत के जनतंत्र की ताकत है, ये भारत में हमारी युवा शक्ति की ताकत है. और मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे लिए भी ये जो सारी जर्नी है ये बिल्कुल कभी सोची नहीं इस प्रकार की जर्नी है. क्योंकि जब राजनीति में आया तो केवल विचारों से प्रेरित होकर आया था और उस समय जिस विचारों के साथ और जिस पार्टी में काम करता था लगता नहीं था कभी सत्ता भी आएगी. हम तो ऐसा मानते थे कि अपोजिशन में राजनीति करने के लिए पैदा हुए और रोज आंदोलन करते थे, रोज लड़ाई लड़ते थे. लेकिन पता नहीं जनता ने विश्वास दिखाया और सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते चढ़ते एक दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का दायित्व मिल गया. तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, यहां बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर मन में ठान ले तो हमारा लोकतंत्र और हमारा संविधान उसको मुख्यमंत्री बना सकता है, कोई उसको रोक नहीं सकता. सर, जिस तरीके का यूथ है, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि बहुत सारे आप लोग यहाँ पे आपके करियर को आए कर रहे हैं. वो चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, आगे जाके प्रधानमंत्री बने. लेकिन जितने भी यहाँ पे आप चाहे कोई भी क्षेत्र उठा लें, बिजनेसमैन उठा लें, क्रिकेटर उठा लें, चेस मेडलिस्ट उठा लें, सब लोग जब सक्सेसफुल होते हैं तो बहुत ज्यादा प्रेशर झेलते हैं. लेकिन आपसे ज्यादा कोई और प्रेशर नहीं झेल रहा होगा, बिकॉज आप इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहे हैं. आप इस प्रेशर को हैंडल कैसे करते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं जिस प्रकार से पॉलिटिक्स में आया तो पॉलिटिक्स ये मेरे लिए कोई मेरा व्यवसाय नहीं है. इट इज माय मिशन एंड आई बिलीव कि पॉलिटिक्स इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशियो इकोनॉमिक चेंज. एक ऐसा उपकरण है जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन कर सकता है. और इसलिए मेरी तो जो शुरुआत हुई, मैं 18 साल का था और जिस समय विद्यार्थी परिषद ने तय किया कि हमारे श्रीनगर के लाल चौक पर भारत का तिरंगा फहरता नहीं था और विद्यार्थी परिषद के हम 10,000 लोगों ने तय किया कि हम लोग जाएंगे और लाल चौक पर भारत का तिरंगा फहराएंगे.
मैं 18 साल का था, मेरे साथ 30 लोग थे, कोई 16 साल का, कोई 17 साल का, मैं सबसे बड़ा 18 साल का, और ऐसे 10,000 बच्चे हम सारे के सारे जम्मू गए, उधमपुर गए। उधमपुर में जब हमको रोका तो हम लोग पैदल श्रीनगर की ओर गए। उसके बाद हमको मिलिट्री ने रोका, फिर हमको अरेस्ट किया, फिर जम्मू में लाया, फिर हम दिल्ली में आए। दिल्ली में प्रधानमंत्री के आवास का हमने घेराव किया और फिर प्रधानमंत्री जी को हमने झंडा सौंपा कि आप अगर लाल चौक पर हमको झंडा नहीं लगाने देते तो आप जाकर लाल चौक पर झंडा लगाइए। ये बात अलग है कि प्रधानमंत्री उस समय नहीं लगा पाए, और 1992 में आपको याद होगा कि हमारे मुरली मनोहर जोशी जी और मोदी जी, इनके नेतृत्व में वापस जाकर हमने लाल चौक पर पहली बार भारत का तिरंगा लहराया। तो वो शुरुआत है, और वहां से लेकर इतने आंदोलनों में मैंने पार्टिसिपेट किया। मैं 20 साल का था जिस समय राम जन्मभूमि आंदोलन में मैं प्रयागराज गया, वहां से अयोध्या की तरफ गया, और उस समय एक प्रकार से पहली बार गोली चलती कैसी है मैंने देखी। हमारे ऊपर गोली चली, डंडे बरसे, और बाद में हमको अरेस्ट किया। तो 20 साल की उम्र में सेंट्रल जेल बदायूं में 18 दिन था। मैं 18 दिन सेंट्रल जेल बदायूं में काटे, वापिस आया, लेकिन वापिस उस आंदोलन में गया। और 1992 में जिस समय बाबरी ढांचा ढहाया गया, उस समय मैं वहां था, और मुझे इस बात का बहुत गर्व है। क्या बात है। मंथन फॉर युवा ने किया है। और आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि व्यक्ति मुख्यमंत्री कैसे बनता है। वैसे तो हिंदी फिल्म में अनिल कपूर एक दिन के भी नायक बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। देखिए, इस देश में हमारे संविधान ने लोकतंत्र दिया है, और इस लोकतंत्र की खूबी यह है कि जो देवेंद्र फडणवीस कभी ये भी नहीं सोच सकता था कि वो कॉरपोरेटर बनेगा, वो मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचा, या गुजरात के रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला बच्चा देश का प्रधानमंत्री बन गया। तो ये ताकत भारत के संविधान की ताकत है, ये भारत के जनतंत्र की ताकत है, ये भारत में हमारी युवा शक्ति की ताकत है। और मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे लिए भी ये जो सारी जर्नी है, ये बिल्कुल कभी सोची नहीं इस प्रकार की जर्नी है। क्योंकि जब राजनीति में आया तो केवल विचारों से प्रेरित होकर आया था, और उस समय जिस विचारों के साथ और जिस पार्टी में काम करता था, लगता नहीं था कभी सत्ता भी आएगी। हम तो ऐसा मानते थे कि अपोजिशन में राजनीति करने के लिए पैदा हुए, और रोज आंदोलन करते थे, रोज लड़ाई लड़ते थे। लेकिन पता नहीं जनता ने विश्वास दिखाया, और सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते चढ़ते एक दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का दायित्व मिल गया। तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, यहां बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर मन में ठान ले तो हमारा लोकतंत्र और हमारा संविधान उसको मुख्यमंत्री बना सकता है, कोई उसको रोक नहीं सकता। सर, जिस तरीके का यूथ है, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि बहुत सारे आप लोग यहाँ पे आपके करियर को आए कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, आगे जाके प्रधानमंत्री बने, लेकिन जितने भी यहाँ पे आप चाहे कोई भी क्षेत्र उठा लें, बिजनेसमैन उठा लें, क्रिकेटर उठा लें, चेस मेडलिस्ट उठा लें, सब लोग जब सक्सेसफुल होते हैं तो बहुत ज्यादा प्रेशर झेलते हैं। लेकिन आपसे ज्यादा कोई और प्रेशर नहीं झेल रहा होगा, बिकॉज आप इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहे हैं। आप इस प्रेशर को हैंडल कैसे करते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं जिस प्रकार से पॉलिटिक्स में आया, तो पॉलिटिक्स ये मेरे लिए कोई मेरा व्यवसाय नहीं है, इट इज माई मिशन। एंड आई बिलीव कि पॉलिटिक्स इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशियो इकोनॉमिक चेंज, एक ऐसा उपकरण है जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन कर सकता है। और इसलिए मेरी तो जो शुरुआत हुई, मैं 18 साल का था, और जिस समय विद्यार्थी परिषद ने तय किया कि हमारे श्रीनगर के लाल चौक पर भारत का तिरंगा फहरता नहीं था, और विद्यार्थी परिषद के हम 10,000 लोगों ने तय किया कि हम लोग जाएंगे और लाल चौक पर भारत का तिरंगा फहराएंगे।
मैं 18 साल का था, मेरे साथ 30 लोग थे, कोई 16 साल का, कोई 17 साल का, मैं सबसे बड़ा 18 साल का, और ऐसे 10,000 बच्चे हम सारे के सारे जम्मू गए, उधमपुर गए। उधमपुर में जब हमको रोका तो हम लोग पैदल श्रीनगर की ओर गए, उसके बाद हमको मिलिट्री ने रोका, फिर हमको अरेस्ट किया, फिर जम्मू में लाया, फिर हम दिल्ली में आए। दिल्ली में प्रधानमंत्री के आवास का हमने घेराव किया और फिर प्रधानमंत्री जी को हमने झंडा सौंपा कि आप अगर लाल चौक पर हमको झंडा नहीं लगाने देते तो आप जाकर लाल चौक पर झंडा लगाइए। ये बात अलग है कि प्रधानमंत्री उस समय नहीं लगा पाए, और 1992 में आपको याद होगा कि हमारे मुरली मनोहर जोशी जी और मोदी जी इनके नेतृत्व में वापस जाकर हमने लाल चौक पर पहली बार भारत का तिरंगा लहराया। तो वो शुरुआत है, और वहां से लेकर इतने आंदोलनों में मैंने पार्टिसिपेट किया। मैं 20 साल का था जिस समय राम जन्मभूमि आंदोलन में मैं प्रयागराज गया, वहां से अयोध्या की तरफ गया, और उस समय एक प्रकार से पहली बार गोली चलती कैसी है मैंने देखी। हमारे ऊपर गोली चली, डंडे बरसे, और बाद में हमको अरेस्ट किया। तो 20 साल की उम्र में सेंट्रल जेल बदायूं में 18 दिन था। मैं 18 दिन सेंट्रल जेल बदायूं में काटे, वापिस आया, लेकिन वापिस उस आंदोलन में गया, और 1992 में जिस समय बाबरी ढांचा ढहाया गया उस समय मैं वहां था, और मुझे इस बात का बहुत गर्व है। क्या बात है। जब शुरुआत ऐसी है तो आपको प्रेशर हैंडल करना आ ही जाता है। प्रेशर की बात कर रहे हैं, तिलक वर्मा है हमारे साथ। तिलक, everyone wants to be you, सबको आप बनना है। Everybody wants to become a youth icon like you, लेकिन शायद बहुत कम लोगों को ये नजर आता है कि ऑफ कोर्स इनके पास वो फेम है, जिस तरीके से आप परफॉर्म कर रहे हैं, वो एशिया कप का फाइनल 2025 का कोई नहीं भूलेगा पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन तिलक वर्मा होने का सबसे चैलेंजिंग और सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते नागपुर। I am extremely happy to see you all here today, and there are so many young people, so many dreams. So it's important, it's very important to courage to turn those dreams into reality. And मैम अब बोल रहे हैं तो प्रेशर तो बहुत रहता है, जैसा आपने बता रहे थे कि पाकिस्तान के साथ, तो एज ए सेम कॉमन ह्यूमन बीइंग की तरह ही मेरा धड़कन भी एकदम बहुत तेज चल रहा था। तो स्पेशली उस समय मुझे लगता था कि जब 11 लोग खेल रहे थे हम लोग, तो देश के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस समय जो भी जीत आएगा तो हम लोगों के ऊपर ही है। तो उस समय अगर मैं भी प्रेशर फील होता है तो एज ए टीम नहीं, पूरा देश को नीचे किया वैसा होगा। तो मैंने सोच रहा था कि बचपन से जो प्रैक्टिस किया है मैंने, वो ही मन पे मैं ब्रीथिंग करते हुए सोच रहा हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे को बार बार मिलेगा नहीं, जो अपने तिरंगा को लेटा सकते हैं। तो वही दिमाग में चल रहा था, और बचपन से बहुत मेहनत की है, तो वो सब चीज बस उस समय सोच रहा था, और बाकी सब भगवान ने दिया है। जी बिल्कुल, एक बार जोरदार तालियां प्लीज। लेकिन मेरा सवाल ये था कि तिलक वर्मा होने का सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या है? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको डिफिकल्ट लगती है, या फेम डिफिकल्ट लगता है, क्या डिफिकल्ट लगता है? टफेस्ट पार्ट इज मैम हैंडलिंग एक्सपेक्टेशंस और स्टेइंग कंसिस्टेंट। अभी का वर्ल्ड में कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो उसी साथ ही साथ आप देखें तो जो हम लोग ऑफ द फील्ड करते हैं तो बहुत मेहनत होता है, तो ट्रेनिंग एवरी डे, स्टेइंग पेशेंट, तो जो हम लोग करते रहते हैं उसमें सेटबैक्स भी रहेंगे, क्रिटिसाइज्म भी रहेगा, बहुत कुछ रहेगा। तो बस ये दिखता है कि हम लोगों का रन सक्सेस और अपॉर्चुनिटी दिखता है, मगर उसके पीछे बहुत कुछ रहेगा। तो ये चीज मैं बोलना चाहूँ। सर यही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, सीएम ऑफ महाराष्ट्र होने का सबसे टफ पार्ट क्या है? देखिए, वैसे तो हर दिन टफ है, समय टफ है, क्योंकि हम लोगों को तो हर रोज एक नया चैलेंज होता है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि लोगों के एस्पिरेशंस को आपको मैनेज करना है। हर व्यक्ति का कोई ना कोई एस्पिरेशन है जो वो आपकी तरफ देख रहा है और वो चाह रहा है कि आप उसके एस्पिरेशन को पूरा करें।
सर ये एक तरीके का आगाज है कि किस तरीके का ये माहौल है, फिलहाल उस तरीके का आगाज है, ऊपर से बारिश भी आ रही है। ये हमारे नागपुर के ढोल पथक है, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए भैया। ये एक माहौल बनते जा रहा है, तो इसलिए मैं सवाल थोड़े कम करूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं ऑफ कोर्स किरण शाह सर से एक सवाल करना चाहूंगी। सर, गो जीरो आइसक्रीम एक ऐसा सेक्टर भारत का जो कि काफी स्टेबल था, लेकिन उसे आपने चैलेंज किया। आज स्टार्टअप शुरू करने में, जो कि आज बहुत सारे यंगस्टर्स अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है और उसमें गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र आपकी क्या मदद कर सकती है? आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी और यहां पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हम जब बचपन में हमसे पूछा जाता है कि बड़ा होके क्या बनोगे, तो स्टैंडर्ड आंसर ये होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, अब क्रिकेटर बनना है, या पॉलिटिशियन बनना है। ऑलमोस्ट कोई भी ये नहीं बोलेगा कि मुझे फाउंडर बनना है। ये थी मेरे बचपन की बात। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं तो 2022 के बाद जब मैंने गो जीरो शुरू किया, उसके बाद गवर्नमेंट ने इतने सारे इनिशिएटिव से पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम को सपोर्ट किया, लेकिन फिर भी एक फाउंडर बनना यानी एक कांटों के रस्तों पे चलने जैसा एक व्यवसाय है। स्टैटिस्टिक्स कहता है कि 10 में से 9 स्टार्टअप तो बंद हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। दैट इज द स्टैटिस्टिक्स। वो एक ही स्टार्टअप होगा जो बड़ा बनेगा और सस्टेन करेगा। तो इसीलिए स्टार्टअप के लिए पूरे इकोसिस्टम का सपोर्ट तो बहुत जरूरी है, लेकिन खासकर जो हमारी गवर्नमेंट है, तो उसके अंदर जो आपका क्वेश्चन है कि एक चीज, वैसे तो बहुत सारी चीजों में सपोर्ट लगेगा, लेकिन अगर आप जो एक चीज की बात करोगे तो जो कंप्लायंसेस होते हैं, उसके लिए अगर एक सरल और प्रिडिक्टेबल सिस्टम मिले। फाउंडर पहले 5 साल में एक छोटी सी टीम के साथ काम करता है, उसको बहुत सी चीजें देखनी होती है, प्रोडक्ट देखना होता है, कस्टमर देखना होता है, बिजनेस देखना होता है, और जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता है या स्केल करता है तो रेगुलेटरी, फाइलिंग, कंप्लायंसेस, बहुत सारी चीजें होती है। तो उतनी बड़ी टीम नहीं होती है, तो ज्यादातर ये जिम्मेदारी हम पे आती है। तो ये काफी हद तक सिंप्लीफाई हो गया है। लेकिन अगर सही मायने में एक सिंगल विंडो क्लियरेंस अगर फाउंडर्स को मिले, तो जितना वक्त हम धंधे पे लगा रहे हैं, बाकी चीजों पे वक्त कम लगे। जैसे जैसे धंधा ग्रो करे, हमारे पास टीम बढ़े, तो अगर ये सपोर्ट गवर्नमेंट से मिले, बहुत हद तक ये मिल भी चुका है, लेकिन एक युवा जो डेयरिंग करके अपनी लाइफ का सबसे पहला बिजनेस शुरू करने जा रहा है, उसके लिए इस टाइप का सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। सर, ये जिस सपोर्ट की बात कर रहे हैं, क्या गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र वो प्रोवाइड कर सकता है? 100% करेंगी। हम लोगों ने स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए बहुत अच्छी पॉलिसी तैयार की है, फंड ऑफ फंड तैयार किया है, इंक्यूबेशन सेंटर्स तैयार किए हैं, और अभी इन इंक्यूबेशन सेंटर्स को हम डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। कोई भी टियर 3 सिटी का भी बच्चा अगर कोई विचार करता है और उसको कमर्शियल प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, तो उसको पूरी मदद मिलेगी, 100% मदद मिलेगी। और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि जब तक हमारे युवाओं को सीमलेस एक्सपीरियंस हम लोग नहीं देते, तब तक मैं ऐसा मानता हूं कि ये स्टार्टअप इकोसिस्टम को जिस प्रकार से हम बड़ा बनाना चाहते हैं नहीं बना पाएंगे। तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं, और इनके जैसे जितने फाउंडर्स हैं, इनके साथ भी बात करके हम लोग और उसमें जो सुधार करने वो करने की कोशिश करेंगे। लवली। एक और फाउंडर है ऑफ कोर्स हमारे साथ, वहां पे अर्जुन। 16 साल की उम्र में आपने अपना बिजनेस शुरू किया, और ना सिर्फ एक बिजनेस के रूप में, यू वांटेड टू मेक अ चेंज इन द सोसाइटी। सस्ती दवाइयां घर घर तक पहुंचे, ये आपका एम था। 16 साल की उम्र में कैसे सोचा आपने ये? पहले तो थैंक यू एंटायर टीम ऑफ यूथ फॉर मेंदन फॉर हैविंग मी, देवेंद्र सर। मुझे लगता है जेंजिस जो हम लोग कहते हैं, आज हमारा सबसे बड़ा गॉड गिफ्ट जो हमको गॉड ने दिया है जेंजिस को, वो सपने देखना दिया है। तो मुझे लगता है जब मैंने
काफी सिंप्लीफाई हो गया लेकिन अगर सही मायने में सिंगल विंडो क्लियरेंस फाउंडर्स को मिले तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि रील्स देखने में हमारा टाइम न वेस्ट करते हुए रियल इम्पैक्ट पे काम करना चाहिए। मतलब जैसे अभी छोटी सी बात है, इम्पैक्ट से मुझे याद आया, मैं परसों सिंगापुर में था और मैं सिंगापुर से मुझे टीम ने कहा कि नागपुर में प्रोग्राम है। मैंने बोला मैं कनेक्टिंग फ्लाइट लेके नागपुर पहुंचता हूं। मैंने टीम को बोला आप भी मुंबई से नागपुर पहुंच जाना फ्लाइट में। उन्होंने कहा कि अभी सर 6 से 7 घंटे में हम लोग मुंबई से नागपुर समृद्धि महामार्ग से पहुंच सकते हैं। मुझे लगता है ये काम देवेंद्र फडणवीस सर के इम्पैक्ट जो मैं कहता हूं, आज अगर वो 10 साल पहले वो उन्होंने सपना नहीं देखा होता, आज हम लोग वो चीज का मतलब फायदा नहीं ले पाते। मुझे लगता है यंगस्टर्स एंटरप्रेन्योरशिप ऑलवेज शुड थिंक इनोवेटिव एंड आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज रियली नीड, एंड वही आज मैं इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा हूं। वेरी क्विकली, क्योंकि बारिश आ रही है, आप यंग है सर, जितना चार्ज अप हमारा युवा है उतना डिस्ट्रैक्टेड भी है। क्या गवर्नमेंट महाराष्ट्र कोई पॉलिसी निकालेगा कि स्क्रीन टाइम बच्चों का थोड़ा कम हो? देखिए, स्क्रीन टाइम तो कम करना ही चाहिए और इसके ऊपर हमको विचार और मंथन तो करना पड़ेगा। निश्चित रूप से उसके ऊपर काफी विचार चल रहा है। बच्चे केवल स्क्रीन पर नहीं, मैदान पर भी दिखे। और मैं तो तिलक जी का इनका उसमें हेल्प लूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्क्रीन से मैदान पर बुलाए। हालांकि स्क्रीन पर रहना भी गलत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं अभी जो हमारी ऑरेंज इकोनॉमी है, कंटेंट क्रिएटर्स, ये इतनी बड़ी इकोनॉमी तैयार कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था तैयार कर रहे हैं, लेकिन देयर हैज टू बी बैलेंस। और इसलिए हमारे गावित जी को देखिए, गावित जी ने जिस प्रकार से मैदान में उतरकर CWG में मेडल प्राप्त किया है, ये हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। ऐसी इंस्पिरेशन को भी हमको लाना पड़ेगा और स्क्रीन टाइम कम करना पड़ेगा। लेकिन अब गावित जी को सवाल पूछने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं। यू आर ऑल्सो यूथ आइकन, और आपने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था जिस समय बांग्लादेश के अंदर आपको निमंत्रित किया गया था प्रीमियर लीग के लिए, और एक बड़ा फैसला आपने लिया और आपने तय किया कि जिस प्रकार से वहां पर हमारी कम्युनिटीज के साथ व्यवहार हो रहा है, आप नहीं जाएंगे। और आपने एक प्रकार से अपनी देशभक्ति दिखाते हुए उस इवेंट को बायकॉट किया था। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आपके मन में उस समय क्या था और आप आज क्या फील करती हैं? सर देखिए, मैं एक आर्मी बैकग्राउंड से आती हूँ, तो मुझे इसके अलावा कुछ समझ नहीं आता कि देश के ऊपर और क्या हो सकता है। देश के ऊपर क्रिकेट से मैं बहुत ज्यादा प्रेम करती हूँ। तिलक भी आपको बताएंगे क्रिकेट ने हमको कितना कुछ दिया है, लेकिन जितना हम प्रेम क्रिकेट से करते हैं उससे कई ज्यादा प्रेम हम अब देश के लिए करते हैं। एक ऐसा खिलाड़ी नहीं होगा जो बोलेगा कि मुझे खेलने से ज्यादा देश को रिप्रेजेंट करने में मजा आता है। तो अगर देश के खिलाफ कुछ है तो उसके लिए तो हम सबको स्टैंड लेना चाहिए। इतना तो हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया ही है, तो ये तो करना ही चाहिए। इसीलिए देश की बात करें, दिलीप आपने अभी अभी CWG में गोल्ड जीता है। आपने ये कब ठाना कि आपको भारत के लिए ये करके दिखाना है? मैं आज सभी को नमस्कार करता हूँ। मेरे को इधर बहुत अच्छा लगा। तो जब मैं उधर स्कॉटलैंड में गया था, तो उससे पहले मेरे जो कोच है काले सर, उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया है। आज मैं जो कुछ हूँ सब उन्हीं की वजह से हूँ। आज इधर तक मैं पहुंचा हूँ सब उन्हीं की वजह से, सब उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया है। तो बचपन से मुझे अडॉप्ट किया है। तो आज जब मैं कॉमनवेल्थ में गया था, तब उधर अपने देश का तिरंगा जब गोल्ड मेडल मैंने जीता तो मुझे बहुत खुशी हुई, और तिरंगा जब उधर लहराया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच दिलीप, हमें बहुत अच्छा लगा। CWG गोल्ड हमें हमेशा याद रहेगा। सर बारिश आ रही है, वो जो ढोल ताशा है उसकी वजह से जितनी भी युवाएं ये ढोल ताशा का एक रिकॉर्ड होने वाला है, इसलिए हम लोग उनको मौका दे। बारिश में वो रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। अभी मुझे बताया रितेश ने कि एक नया गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका रिकॉर्ड आने वाला है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि लेट अस अलाउ देम टू प्ले अलाउ। एक बार जोरदार तालियां फॉर द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तिलक। ऑल राइट, जिस पल का आपको बेसब्री से इंतजार था वो पल आ चुका है। भारत माता की, भारत माता की।
छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी की। वादक प्रमुख तयार रहा। आता मी सावधान ध्वज एक दोन तीन हात जोड प्रार्थना गुरु ब्रह्मण गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती छत्रपती शिवाजी महाराजांचं धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराजांचं राजमाता राष्ट्रमाता जिजाऊ साहेबांचं ओम नमो पार्वते पते हर 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 भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। ताशा सुरू करायचा ताशा वन। हॅलो नमस्कार। आता आपण महाराज की जय भवानी की। वादक प्रमुख तयार रहा। आता मी सावधान ध्वज एक दोन तीन हात जोड प्रार्थना गुरु ब्रह्मण गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती छत्रपती शिवाजी महाराजांचं धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराजांचं राजमाता राष्ट्रमाता जिजाऊ साहेबांचं ओम नमो पार्वते पते हर 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 भारत माता की भारत माता की। पण या क्षणी पाहतोय नागपूरमधला रेशीम बाग या मैदानावर या ठिकाणी 4000 ढोल वादक दाखल आणि इथं आता एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड नोंदवला जाणार आहे। मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत हा रेकॉर्ड नोंदवला जाईल। तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी जेनझींसोबत संवाद साधलेला आहे नागपूरमध्ये आणि आता या संवादानंतर या ठिकाणी हे ढोलवादन होणार आहे।
मुख्यमंत्री होणं याचा आपण कधीही विचार केलेला नव्हता, पण मुख्यमंत्री म्हणजे एक रोज नवं चॅलेंज आहे असं या ठिकाणी देवेंद्र फडणवीस स्पष्टच करतायत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपूरमधल्या रेशीमबाग मैदानावर आणि या ठिकाणी जेनझींशी संवाद साधला जातोय. ठिकठिकाणी असाच जेनझींशी संवाद आयोजित केला जाणार आहे. तर ही थेट दृश्य या घडीची नागपूरमधली. मोठ्या संख्येनं तरुण तरुणी या ठिकाणी उपस्थित. ढोल वादन काही क्षणात या ठिकाणी आता सुरू होणार आहे आणि ढोल वादनाचा या ठिकाणी रेकॉर्ड केला जाईल. मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीमध्ये हा रेकॉर्ड नोंदवला जाणार आहे. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड. मंथन फॉर युवा या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांनी जेनझींसोबत संवाद साधलेला आहे आणि मुख्यमंत्री होणं हे आपण स्वप्नातही कधीही विचार केलेला नव्हता या सगळ्याचा, पण मुख्यमंत्री होऊन ते आव्हान स्वीकारणं हे रोजच्या रोज एक नवं चॅलेंज आहे असं या ठिकाणी मुख्यमंत्री स्पष्टच करतायत. राजकारण मी व्यवसाय म्हणून पाहत नाही असंही या ठिकाणी मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टच केलेलं आहे. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.